हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमीनो एसिड्स के अंतर्गत साइड चेन और इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है पार्श्व श्रृंखला और क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड्स लिंकेज बनाते हैं और ये पेप्टाइड लिंकेज जो है हर तीसरे कार्बन परमाणु में पार्श्व श्रृंखला उपस्थित रहते हैं। हर तीसरे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन जो है वो उपस्थित रहती है पेप्टाइड श्रृंखला में। और पेप्टाइड की संरचना उसमें उपस्थित अमीनो एसिड की संरचना पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन में H, एलेनिन में CH3, वैलिन में CH3 होल ट्वाइस, फिनाइलएलेनिन में CH2C6H5 ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कि कार्बन पे जो R लगा हुआ है, R डैश, R डबल डैश, ये सारी की सारी पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन्स हैं जो कि एक नए हमारे अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज में साइड की तरफ लगी रहती है। जैसे R के रूप में H लगा है, अगर ये CH3 भी हो सकता है, ये CH3 होल ट्वाइस भी होता है, और फिनाइल एलेनिन में ये CH2C6H5 के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। इनमें से कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं में क्षारीय समूह होते हैं, जैसे लाइसिन में NH2 है, हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग होती है, और कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं में COOH समूह भी उपस्थित होता है, जैसा कि एस्पार्टिक एसिड व ग्लूटामिक एसिड में। इसलिए ये पार्श्व श्रृंखला हमारी कैसी हो सकती हैं? क्षारीय भी हो सकती हैं और अम्लीय भी हो सकती हैं। अतः धनात्मक और ऋणात्मक समूह पूरी तरह से पूरी पेप्टाइड श्रृंखला पर उपस्थित रहते हैं। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल में CH2 के पास CO नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली दूसरी पार्श्व श्रृंखला में NH3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ऋणात्मक और धनात्मक समूह पूरी श्रृंखला पर उपस्थित रहते हैं। किसी भी प्रोटीन का अगर हम प्रोटीन को, जिसमें कि बहुत सारे पेप्टाइड हैं या पॉलीपेप्टाइड है, अगर उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये व्यवहार जो है वो क्या होता है, पार्श्व श्रृंखलाओं में उपस्थित जितने भी पॉजिटिव सेंटर या नेगेटिव सेंटर हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि इस बिंदु पर अणु में धनात्मक ऋणात्मक आवेश बराबर हो जाते हैं, इसलिए प्रोटीन अणु का विद्युत क्षेत्र में कैथोड एनोड की तरफ गमन नहीं होता, कहीं पर भी मूव नहीं होता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अम्लीय साइड में धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश से अधिक होता है, अगर अम्लीय साइड है तो। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम इस तरह से हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैथोड की तरफ गमन करते हैं। कैटायंस जो होता है, अगर धनात्मक पार्ट ज़्यादा है तो कैथोड की तरफ गमन करता है। इसी प्रकार आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अगर क्षारीय साइड में ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश से अधिक होता है तो प्रोटीन पूरी तरह से एनोड की तरफ गमन करता है, यानी नेगेटिव चार्ज उसमें ज़्यादा होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, ये तो पहले ही बताया। और H आयन की सांद्रता के आधार पर कुछ प्रोटीन्स कैथोड की तरफ गमन करते हैं और कुछ प्रोटीन्स एनोड की तरफ गमन करते हैं। प्रोटीन में आवेश की श्रृंखला, प्रचंडता, आणविक आकार, आकृति के आधार पर अलग अलग वेग से गमन करती हैं। जो प्रोटीन्स का नेचर है वो कितने सारे उसमें पॉजिटिव सेंटर, कितने नेगेटिव सेंटर हैं, साथ में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और उसकी आकृति क्या है। आकृति का जब हम प्रश्न आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन की संरचना जब हम पढ़ेंगे तब इसकी आकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर ये इनका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स कैथोड और एनोड बिल्कुल अलग अलग तरीके से गमन होता है। और इस प्रकार के व्यवहार को, उनके गमन को, उनके माइग्रेशन को, उनके गमन को कहना चाहिए, जाने आने को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। यह गुण प्रोटीन के मिश्रण को पृथक करने तथा विश्लेषण करने में सहायक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 प्रकार की प्रोटीन्स हैं और उनको हमें सेपरेट करना है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि विद्युत क्षेत्र में इनके गमन के आधार पर उनको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हर प्रोटीन का आवेश अलग होगा, आणविक आकार होगा, आकृति भी अलग होगी। इसके आधार पर वो जो विद्युत क्षेत्र में गमन है उनका अलग अलग होगा। यही टेक्निक को हम काम में लेते हैं जब भी हम एक से अधिक प्रोटीन्स को सेपरेट करने के काम में लेते हैं इस टेक्निक को। स्पेक्ट्रल विशेषताएं क्या है?
स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा है यूवी, आईआर, एनएमआर, अगर हम सबको ध्यान से देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अमीनो एसिड की संरचना के बारे में कोई खास सूचना इसलिए नहीं मिलती क्योंकि डबल बॉन्डेड कंपाउंड अगर हैं, अनसैचुरेशन अगर होता है तो यूवी स्पेक्ट्रा हमें ज़्यादा जानकारी देती है। पर अगर यही अमीनो एसिड को हम आईआर स्पेक्ट्रा के रूप में देखते हैं, आईआर लाइट से इसको हम ट्रीट कराते हैं तो हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्षारीय माध्यम में अमीनो एसिड के अमीनो समूह में NH का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बहुत स्पष्ट 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे दिखाई देता है, बहुत स्पष्ट। और यही जो है वो हमारे अमीनो समूह की पुष्टि करता है। जबकि अम्लीय माध्यम में अगर हम देखते हैं तो COS समूह का CO समूह 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड देता है। ये इसका स्पेसिफिक जो कहना चाहिए विशेषता है। उदासीन माध्यम में, न्यूट्रल माध्यम में कार्बोक्सिलिक समूह 1400 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं। NMR स्पेक्ट्रा अगर हम देखें अमीनो एसिड्स की तो अमीनो प्रोटोन जो हैं, यानी N के पास दो जो H प्रोटोन्स हैं वो डाउन फील्ड, बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड हमें एब्जॉर्प्शन देते हैं, डेल्टा 8 ppm पर सिग्नल देते हैं, जो कि इसके डाइपोलर आयन संरचना की पुष्टि भी करते हैं। तो इस तरीके से हम यूवी के, NMR और IR के आधार पर भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड प्रोटीन है या नहीं, या अमीनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं।